ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, स्वस्थ मस्त और आनंदित हो हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर को लगा लिया है, लास्ट लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो आज की क्लास में आपका मोर देन वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को अच्छे से पढ़ लिया था, उसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया था। किसने क्या सोचा, किसने अपना लॉ कैसे, लॉ तो नहीं था सर, झूठ मत बोलो, किसने अपनी थ्योरी कैसे दी, क्या रीजन था, हाइड्रोजन का क्या रोल था, कैथोड रे क्या था, एनोड रे क्या था, इन सारी बातों को बढ़िया क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में हम लोग समझ के आ चुके हैं। और आज की क्लास में हमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की जरूरत कहां से पड़ी, लोगों ने सोचा कैसे कि न्यूट्रॉन नामक पार्टिकल भी हो सकता है, इन बात पे आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे बहुत ध्यान से सुनना होगा। अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो ये टॉपिक मैं बोल के ही आपके दिमाग में बैठा दूंगा, और ऐसा बैठाऊंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। ये टॉपिक आपके दिमाग में ऐसा बैठाऊंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो अगर आप रिवीजन करके आए हो तो आज की क्लास में आपका मोर देन वेलकम है, स्वागत है, सुस्वागतम। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या पढ़ना था हमें, पढ़ना क्या था हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कहां से हुई, यही टॉपिक पढ़ना था। अच्छा, सबसे पहला सवाल यह आया कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या है ये न्यूट्रॉन। अब ये बात जो है, न्यूट्रॉन की तरफ लोगों ने सोचना शुरू किया मास की वजह से। सर कहानी पढ़ रहे हो क्या, बोले जा रहे हो, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। सब समझोगे, थोड़ा तो समय दो, सब समझोगे। न्यूट्रॉन के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया मास की वजह से। और सबसे पहले न्यूट्रॉन को जिस बंदे ने नोटिस किया था, उनका नाम था चैडविक, जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले बताया, उसके मास की वजह से। कैसे सर, क्या था ये बवाल, अभी समझाता हूं। क्या था ये बवाल अभी समझाता हूं, बहुत शानदार तरीके से समझाता हूं। हुआ ये था बेटा कि चैडविक साहब के दिमाग में एक बात घूम ही रही थी, एक बात उनके दिमाग में घूम रही थी। क्या कि चैडविक साहब ने यह बताया था कि जब हम लोगों ने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था ट्यूब के बाहर, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, तो जो हमारे पास कैथोड रे थे वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हुए थे, और जो हमारे पास एनोड रे थे वो नेगेटिव की तरफ डेविएट हुए थे। अच्छा, मतलब एक तरह से इन पार्टिकल्स का आइडेंटिफिकेशन इस वजह से भी आसान हो गया था, कैथोड रे और एनोड रे का आइडेंटिफिकेशन इस वजह से भी आसान हो गया था कि कैथोड रे आराम से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो गई और एनोड रे आराम से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो गई। हाँ ठीक है। तो चैडविक के दिमाग में एक चीज चल रहा था कि यार पॉजिटिव के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन पॉजिटिव निकल के आ गया। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कोई बंदा पिक्चर में ऐसा बैठा हो जिसके पास कोई चार्ज ही ना हो, न्यूट्रल हो। तो अगर न्यूट्रल है तो वो किधर डेविएट होगा। अब चैडविक भाई इसी बात को सोच ही रहे थे, इसी बात को सोच को परेशान हो रहे थे, इस बात में अपने दिमाग को लगाए हुए थे। क्या समझा पाया, क्या बात को आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चैडविक को लगा कि इनका आइडेंटिफिकेशन, इनके बारे में हम लोग आसानी से इस वजह से जान पाए क्योंकि इनके पास एक चार्ज था, इसके पास नेगेटिव चार्ज था, इस वजह से पॉजिटिव की तरफ चला गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इस वजह से नेगेटिव के पास चला गया। ऐसा पार्टिकल नहीं हो सकता क्या जिसमें कोई चार्ज ही ना हो, वो किधर को जाएगा। अच्छा, इसका मतलब टेक्निकली तो उसको इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए। अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रल है, मान लिया उन्होंने कि अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो टेक्निकली ना उसको पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए ना उसको नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए, उसको सीधे निकल जाना चाहिए। उन्होंने ये सोचा। लाइट गई। एक बात बोलना तो नहीं चाहता पर मैं बोल देता हूं, शायद नेचर नहीं चाह रहा है कि मैं इस चैप्टर को रिकॉर्ड करूं। अब पता नहीं क्यों नहीं चाह रहा, मैं जब भी इस चैप्टर को रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई ना कोई हादसा हो जा रहा है। बट हम लोग हादसों से नहीं डरेंगे, काम को करते रहेंगे। समझो बात को,
समझो बात को। तो चैडविक साहब का ये जो सोच था कि अगर पार्टिकल न्यूट्रल हुआ तो उसको सीधे निकल जाना चाहिए, ये भी आमतौर पे सही बात होनी चाहिए थी, सही बात थी। अच्छा, अब वो इस बात को तो सोच ही रहे थे, लेकिन इस बात के लिए उनको फिक्स एविडेंस कब मिला बेटा? इस बात को लेके उनको फिक्स एविडेंस कब मिला? उनको एक बात बता दी गई थी पहले, चैडविक को एक बात बता दी गई थी कि किसी एटम में जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन की वजह से होता है। किसी एटम का जो भी मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो बेटा मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है। समझ गए बात को? अब प्रोटॉन का जो मास है बेटा, जो प्रोटॉन, इसको मास कर लो ना, जो प्रोटॉन का मास है, जो हमारे पास प्रोटॉन का मास है वो कितना है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अच्छा, तो तुमको ये चीज दिख रहा होगा, तुमको ये चीज साफ साफ दिख रहा होगा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। तो उनको एक बार बता दिया गया था, क्योंकि पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अच्छा, इसी मास को हम लोग मान लेते हैं 1U, इसी मास को हम लोग 1U मान लेते हैं। U मतलब यूनिफाइड मास, U मतलब यूनिफाइड मास। इसी मास को हम लोग 1 यूनिफाइड मास मान लेते हैं बेटा, इसी मास को हम लोग 1 यूनिफाइड मास मान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो चैडविक भाई को ये बता दिया गया था, मेजरमेंट जब किया गया तो वहां से सबसे पहले मेजरमेंट किया गया, एटम के मास का मेजरमेंट किया गया, तो वहां से ये बात सामने निकल के आई कि जो मास ऑफ एटम है उसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट मास ऑफ प्रोटॉन का है। उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मतलब बहुत छोटा फर्क पड़ रहा था, बहुत 0.00005 करके ऐसे कुछ फर्क पड़ रहा था, 0.00005 ऐसा कुछ फर्क पड़ रहा था। देखो मैं फिर से गोरा हो गया, समझ रहे बात को? तो उनको यह बात बताई जा चुकी थी कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका मास ऑफ एटम पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मास ऑफ एटम केवल मास ऑफ प्रोटॉन की वजह से है। अच्छा, तो चैडविक को यह बात पता चल चुकी थी। अब चैडविक काम करना शुरू किए, काम ये करना शुरू किए कि वो डिफरेंट एटम को ढूंढना शुरू किए और उनका मास निकालना शुरू किए। जैसे उन्होंने सबसे पहले ढूंढा हीलियम को। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है? सिर्फ 2 प्रोटॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना? हाँ सर, यानी कि हीलियम के पास है 2 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। तो उस अकॉर्डिंग चैडविक ने सोचा कि हीलियम का मास आना चाहिए 2U। चैडविक ने सोचा हीलियम का मास आना चाहिए 2U, मतलब 2 यूनिफाइड मास। हीलियम का जो मास आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 2 यूनिफाइड मास, ठीक। लेकिन जब अपने तराजू पे इन्होंने इसको मेजर किया तो इसका मास आ गया 4U, 4 यूनिफाइड मास। इसका मास कितना आ गया? 4U, 4 यूनिफाइड मास। अब चैडविक हैं, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? अब चैडविक परेशान कि आना चाहिए था 2U, आ गया 4U। चल क्या रहा है धरती पे? फिर वो और काम करना शुरू किए। अब वो आ गए सोडियम के पास। किसके पास आ गए बेटा? सोडियम के पास। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यानी कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन। किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटम के पास उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। कल की क्लास में बताया था, किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वही उस एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक बात है, ठीक बात है, परफेक्ट बात है सर, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो सोचें कि इसको मेजर करते हैं, तो अगर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब सोडियम को जो मास आना चाहिए वो 11 यूनिफाइड आना चाहिए, वो 11 यूनिफाइड आना चाहिए, वो 11 यूनिफाइड आना चाहिए। आया कितना? आया कितना? जब इन्होंने भी इसको तराजू पे मेजर किया तो आ गया 23 यूनिफाइड मास। अब फिर से इनका दिमाग घूम गया, इनका दिमाग अब फिर से घूम गया। अब चले गए क्लोरीन के पास, अब चले गए वो क्लोरीन के पास। किसके पास चले गए? क्लोरीन के पास। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17। इसका मतलब इसके पास 17 प्रोटॉन, इसका मतलब क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन। तो इसके पास कायदे से इसका जो मास नंबर होना चाहिए था वो तो होना चाहिए था 17U।
बट एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में था ये 35.5 U। अब चैडविक परेशान, बोल रहे हैं कि ये सारे मिलके बस मुझे पागल बना रहे और कुछ कर नहीं रहे, इनको खुद कुछ नहीं पता, मुझे बताने आ गए। तो वहां पे चैडविक ने एक बात बोल दी। बात क्या बोली कि एटम के अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि चार्ज की वजह से डेविएट नहीं हुआ, इस वजह से हमारे पकड़ में नहीं आया, जो कि चार्ज की वजह से डेविएट नहीं हुआ, इस वजह से हमारे पकड़ में नहीं आया। लेकिन मास, लेकिन एटम का मास वो भी डिफाइन कर रहा है, एटम का मास वो भी डिफाइन कर रहा है। समझ पाए बात को, समझ पाए बात को? इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। अच्छा सोचो ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, हम लोग कुछ ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग खुद सोच रहे हैं कि वो बंदा ऐसे सोच रहा था, वो बंदा ऐसे, हम लोग उसका थॉट प्रोसेस जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई को सोच क्या रहा था, ये सोच रहा था, वो ऐसे काम चल रहा था। अब क्योंकि उन्होंने ये बातें बता दी हैं तो हमारे लिए बहुत आसान लग रहा है कि वाह इतना आसान था। करना होता ना तो पहले दिमाग में तो पहले आइडिया आना चाहिए ना, करना कैसे है। क्यों? पहले तो आइडिया आना चाहिए करना कैसे है, ये कॉन्सेप्ट था। यानी कि यहां से चैडविक साहब ने एक बात बोला कि एटम के अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी वजह से एटम का मास डिफाइन हो रहा है, और वो पार्टिकल न्यूट्रल है। क्योंकि जब हम लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया तो वो तो ना तो पॉजिटिव तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, ना तो नेगेटिव तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब उसके पास चार्ज नेचर तो नहीं है, उसके पास चार्ज नेचर तो नहीं है। ये बात है, ये बात है। तो इसी बात को उन्होंने फर्दर आगे बढ़ाया, इसी बात को उन्होंने फर्दर आगे बढ़ाया। फर्दर आगे क्या बढ़ाया सर? उन्होंने क्या किया, ये सारी बातें समझ गए, वो इन सारी बातों को समझ गए, और वो इन सारी बातों को समझ गए तो यहां से कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। सर वो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट था? बेटा उन्होंने अब किया सीधे न्यूक्लियर रिएक्शन। कैथोड रे से काम नहीं बना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से काम नहीं बना। अब न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस पता करने के लिए उन्होंने सीधे न्यूक्लियर रिएक्शन करा दी। भयंकर। अब न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब न्यूक्लियस को ही तोड़ दिया। आपको एक बात पता होनी चाहिए बेटा, आपको एक बात पता होनी चाहिए, बढ़िया से पता होनी चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी निकलते देखा आपने ना। कई बार क्या होता है कि इतने हम लोग सावधानी से केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं कि कोई गलत केमिकल को दूसरे में न मिला दे, क्योंकि बहुत अधिक एक्सप्लोजिव हो सकता है, उससे लाख करोड़ गुना अधिक एक्सप्लोजिव हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो केमिकल रिएक्शन से बहुत ज्यादा होती है बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो केमिकल रिएक्शन से बहुत ज्यादा है। अरे बाप रे। तो न्यूट्रॉन को पता करने के लिए डेडिकेशन देख रहे हो बंदे का। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे न्यूक्लियस को ही तोड़ दूंगा, मैं सीधे न्यूक्लियर रिएक्शन करा दूंगा। ये डेडिकेशन था बंदे का। अच्छा, सोडियम को पानी में डालते हो आप लोग, देखते हो कितना अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, देखते हो कितना अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, देखते हो ना। हाँ सर। अब वो तो कुछ भी नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन के आगे। न्यूक्लियर रिएक्शन का अगर आपको इफेक्ट जानना है तो आपको पता है कि नागासाकी हिरोशिमा जापान में जगह है जहां पे अमेरिका ने एटम बम गिराया था, वहां पे अभी तक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। उसका इंपैक्ट क्या है? अभी तक वहां पे हैंडीकैप बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतना खतरनाक है न्यूक्लियर रिएक्शन हमारा। इन्होंने क्या करा दिया? न्यूक्लियर रिएक्शन करा दिया। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शन क्या था? उन्होंने बेरिलियम सीट लिया। क्या लिया? बेरिलियम सीट लिया। किसने? बेरिलियम सीट किसने लिया? पहली बात बेटा ना, आप थोड़ा सा इन सब चीजों को अगर लिखना चाहो, नहीं मत लिखो, मैं इन सब चीजों को लिखवा दूंगा, पहले मैं इनको मिटा दूं ताकि थोड़ा साफ सुथरा अच्छे से दिखे, है ना, खचर पचर ना हो। मस्त तरीके से पढ़ रहे हैं तो मस्त समझ भी जाए हम लोग। इन चीजों को मिटा दूं, गंदा नहीं करना, है ना। ध्यान से बस सुनते रहो, एकदम सुनो कि जैसे मैं सोच लो कि मैं आपके सामने हूं, ध्यान से सुनो बस एकदम। इतना बढ़िया समझेंगे ना कि तुम भी क्या याद रखोगे। उन्होंने क्या लिया बेटा? उन्होंने क्या लिया? उन्होंने
किसने? चैडविक साहब ने एक लिया बेरिलियम का थिन शीट, बीई मतलब बेरिलियम, उन्होंने क्या लिया? बेरिलियम का थिन शीट लिया। ये क्या है? बेरिलियम का एटॉमिक मास 4, सॉरी एटॉमिक नंबर 4 और इसका एटॉमिक मास हो गया 9। जो नीचे लिखा होता है बेटा वो होता है एटॉमिक मास, और जो ऊपर लिखा होता है वो क्या? सॉरी गलत बोल दिया, नीचे जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक मास। नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास, ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का सोर्स हो गया। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल को हम लोग He2 पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आप ऐसे समझो कि He यानी कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो तो He2 पॉजिटिव हो गया। अब ये जो He2 पॉजिटिव है वो बिल्कुल अल्फा पार्टिकल की तरह, बिल्कुल अल्फा पार्टिकल की तरह खुद को शो करता है, ठीक है। सेम चार्ज सेम मास। अल्फा पार्टिकल का भी मास 4u है, इसका भी मास 4u है, इस पे भी चार्ज 2 पॉजिटिव का है, अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज 2 पॉजिटिव का है, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। कोई डाउट, कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं। इसकी आ गया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल का जनरेशन बेटा एक रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है। अल्फा पार्टिकल बनता कैसे है? वो रेडियो एक्टिविटी वाला हम लोग करते हैं, वहां से बनता है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। अभी हमारा टॉपिक भी नहीं है, हमें उतना डीप में जाना भी नहीं है। अच्छा अच्छा, आगे समझिए, आगे समझिए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन कराया। ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ कैसे? ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ कैसे? उन्होंने थिन शीट ऑफ बेरिलियम लिया। उन्होंने क्या किया? थिन शीट ऑफ बेरिलियम लिया, थिन शीट ऑफ बेरिलियम लिया। इस बेरिलियम के थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दी। इस बेरिलियम के थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दी बहुत हाई वेलोसिटी से। इस बेरिलियम के थिन शीट्स पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दी बहुत ही हाई वेलोसिटी से। क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? हुआ क्या? हुआ क्या? उससे हुआ ये कि जब दो चीजें आपस में कोलाइड करती हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट तो बनना चाहिए था बेरिलियम का ही। आपने पढ़ा है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन का एटम हाइड्रोजन बन जाए, हाइड्रोजन का एटम फ्लोरीन बन जाए। रिएक्शन के दौरान ऐसा तो नहीं हो सकता। वो कहां ट्रू था? केमिकल रिएक्शन में। यहां पे बनना चाहिए था तो कोई बेरिलियम का ही एटम, बट क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन था तो इस एटम ने अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर दी। इसने अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर दी और जो बन के तैयार हुआ वो कार्बन एटम बन के तैयार हुआ। प्रोडक्ट में कार्बन मिल गया। अरे भयंकर, ये क्या हो गया? करना क्या था? हो क्या गया? कार्बन मिल गया। अच्छा अच्छा, और जब कार्बन मिला उसके बाद बहुत अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर की तरफ इमिट हुई। जब कार्बन मिल गया यहां पे तो बहुत अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर की तरफ इमिट हुई। उन एनर्जी को पैराफिन वैक्स में इकट्ठा किया गया। जो एनर्जी, जो पार्टिकल बाहर की तरफ रिलीज हो रहे हैं उनको पैराफिन वैक्स में इकट्ठा कर लिया गया। बाहर ऐसे पैराफिन वैक्स लगा दिया गया ताकि जो एनर्जी बहुत हाई रेडिएशन निकल रही थी वो जाके इन पैराफिन वैक्स पे चिपक गई, इकट्ठा हो गई। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? हाँ सर, समझ पा रहे बात को। ये देखो क्या निकल रही, बहुत अधिक एनर्जी, हाई एनर्जी रेडिएशन निकल रही है। ये पैराफिन वैक्स पे इकट्ठा हो गए, ये पैराफिन वैक्स पे इकट्ठा हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बच्चा सोचेगा कि सर देखो देखो देखो, मिल गया कार्बन, मिला क्या? कार्बन मिला। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, He2 पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम न्यूक्लियाई में हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 4 2 6, एटॉमिक नंबर 6 हो गए। एटॉमिक नंबर तो 6 हो गए, मास नंबर 9 4, मास नंबर सर 13 होना चाहिए था, 12 कहां से हो गया? मास नंबर 13 होना चाहिए था, 12 कहां से हो गया? बस मिल गया क्लू उनको, मिल गया क्लू उनको। उनसे पूछा गया मास नंबर तो इसका 13 होना चाहिए था, 12 कहां से हो गया? कार्बन कहां से बन गया? कहां गया एक मास नंबर? बस वो पैराफिन वैक्स में जो जिन चीजों को इकट्ठा किया था उन्होंने, वहां से उनको एक ये बंदा मिल गया।
वहां तुमको एक ये बंदा मिल गया। इन्होंने जैसे ही इसको मेजर किया, ये जो न्यूट्रॉन है, जैसे ही इन्होंने इसको मेजर किया, इस पे जो मास आया, इसका मास जो था, इसका जो मास था वो कितना आया? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आया। इसका जो मास आया किसके बराबर आया? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आया। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? हाँ सर, इसका मास अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब इसका जब चार्ज कैलकुलेट किया गया, इसका जब चार्ज कैलकुलेट किया गया तो इसका जो चार्ज आया वो कितना आया? जैसा सोचा था वैसा इसका चार्ज आ गया 0। जैसा हमारे चैडविक भैया ने सोचा था वैसा इसका चार्ज आ गया 0। सबसे इंटरेस्टिंग काम था पैराफिन वैक्स लगाना। सबसे इंटरेस्टिंग काम था पैराफिन वैक्स लगाना। जो हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन, जो हाई एनर्जी की रेडिएशन निकली, वो जाके इस पैराफिन वैक्स पे इकट्ठा हो गई। वहीं पे उनको एक एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया, एक ऐसा पार्टिकल मिल गया जिसको जब मेजर किया तो उसमें क्या पता चला कि उसका चार्ज 0 है और उसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर आ गया। बस वो समझ दिए कि इसके वजह से मास में फ्लक्चुएशन आ रहा था, कि इसका मतलब एटम के अंदर बस प्रोटॉन ही नहीं, एटम के अंदर बस इलेक्ट्रॉन ही नहीं, एटम के अंदर कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ या ना बोलो भाई? समझा पाया आपको? आपको समझा पाया क्या? आपको समझा पाया? ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे किया गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बंदे ने न्यूक्लियस को ही तोड़ दिया। हम तो नहीं सुनेंगे, हम नहीं सहेंगे, हम तोड़ देंगे, जो आएगा उसको तोड़ देंगे। ये था डिस्कवरी, ऐसे किया गया। अब आपका काम क्या करना है बेटा? आपको क्या करना है? आपको न्यूक्लियस नहीं तोड़ना, आपको इसको नोट करना है। फिर मैं इससे रिलेटेड सारे पॉइंट आपको लिखवा देता हूं। जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे इससे रिलेटेड सारे पॉइंट आपको लिखवा देता हूं। फिर हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग फिर चलेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग। रेडी हो? जल्दी लिखो। और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा ये चीजें। जल्दी लिखो। हाँ जी बालकों, तो चलो आगे की बातें समझते हैं हम लोग। आगे की बातें क्या है सर? आगे की बात ये है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई तो जो नया प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ उसने सबसे पहली बात यह है कि जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई तो बेरिलियम ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी और जो नया चीज बनकर तैयार हुआ वो बेसिकली क्या तैयार हुआ? कार्बन। अब सवाल यह आया कि देखो एटॉमिक नंबर तो उसका 6 आ गया, यानी कि इसके पास 2 प्रोटॉन, इसके पास 4 प्रोटॉन, इसके पास 2 प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन आपस में ऐड हो गए तो जो इसका नया एटॉमिक नंबर आया इसके पास 6 प्रोटॉन। जो नया बंदा बन के तैयार हुआ, जो नया हमारे पास एटम बन के तैयार हुआ उसके पास 6 प्रोटॉन। अच्छा, लेकिन इसका मास नंबर 12 कैसे हो गया? यहां से होना चाहिए था 13। सर एक मास कहां गया? एक मास कहां गया? 1 मास कहां चला गया? तो पता चला कि जो रेडिएशन यहां से इकट्ठा हो रही थी, जो रेडिएशन यहां से निकल रही थी, उनको पैराफिन वैक्स पे इकट्ठा किया गया और उसका जब मेजरमेंट लिया गया, जब उसका मेजरमेंट लिया गया बेटा, तो पता चला कि एक न्यूट्रॉन जैसा कुछ पार्टिकल बाहर निकल गया। उसका जब मेजरमेंट लिया गया, जो बहुत अधिक हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन बाहर निकली, उनको पैराफिन वैक्स पे इकट्ठा किया गया और जब उसको पैराफिन वैक्स पे हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया तो उसको मेजर किया। तो जब मेजर किया तो उसका मास 1 U के बराबर आ गया। उसका मास 1 U के बराबर आ गया। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल हाँ। अब ये जो 1 U इकट्ठा हुआ, इसी को उन्होंने बोल दिया, इसी मास को बोल दिया कि बेसिकली न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। क्योंकि वो न्यूट्रल था, उसका कोई चार्ज नहीं था, तो ये न्यूट्रॉन है। और फिर चैडविक साहब ने ये बोला, चैडविक साहब ने ये बोला कि कार्बन है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो है 6, मास नंबर है 12। मास नंबर है 12। 12 क्यों है? कार्बन का मास जो है वो 6 ही होना चाहिए, क्योंकि आपने तो मुझे ये बोला था ना, आप लोगों ने तो मुझे ये बोला था कि मास ऑफ एटम जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन की वजह से होता है। मास ऑफ एटम जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन की वजह से है। आप लोगों ने तो मुझे यही बोला था, तो ये 12 कैसे हो गया? फिर वहां से चैडविक साहब ने बताया कि एक्चुअल केस ये है भाई, एक्चुअल केस ये है कि किसी एटम का मास 2 बातों पर डिपेंड करता है कि उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। वही बात लिखा हूं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज डन बिकॉज ऑफ मास ऑफ एटम।
अलग 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 एटम के मास की वजह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ था हमारे पास। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि डिस्कवरी मतलब किसी एटम में कितने न्यूट्रॉन हैं, किसी एटम में कितने न्यूट्रॉन हैं, इनको हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, इसका एक फॉर्मूला दिया गया ए मतलब मास नंबर, ए मतलब मास नंबर इक्वल टू जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस कहीं ना कहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, उन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। हाँ या ना बोलो, है ना बोलो। और एक बात और, यहां पे जो हमें मास रखना है वो यू यानी कि यूनिफाइड मास यूनिट में रखना है। यहां पे जो मास रखना है उसका यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिफाइड मास यूनिट, यू होना चाहिए। समझ गए? अच्छा आगे समझे हाँ सर। क्योंकि अब यहां पे कार्बन का मास नंबर है 12, कार्बन का मास नंबर है 12, तो 12 इक्वल टू जेड। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो 6 प्लस ऑफ एन, एन को निकालना है, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको निकालना ही है। इसका मतलब 12 माइनस 6 इक्वल टू एन, इसका मतलब एन कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अच्छा यानी कि इसका 12 क्यों हो रहा था, क्योंकि इसके पास 6 न्यूट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या बोला है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास आपस में लगभग बराबर था, जिसकी वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन 12 हो जा रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन 12 हो जा रहा था। लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्ट पे जाएं, एग्जैक्ट मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.6726, एग्जैक्ट मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेके जाएं तो क्या है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27, और एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27। यहां पे देखो तुमको दिख रहा है 49, यहां पे 26, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा तो अधिक है मास ऑफ प्रोटॉन से, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा तो अधिक है मास ऑफ प्रोटॉन से, लेकिन क्योंकि बहुत थोड़ा है इस वजह से हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को आपस में लगभग बराबर मान लेते हैं। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, नहीं समझे? इतनी सारी पॉइंट्स क्लियर हुए। एग्जैक्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या था 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, लगभग बराबर है। लेकिन एग्जैक्ट की बात की जाए तो जो न्यूट्रॉन का मास है वो थोड़ा सा अधिक होता है प्रोटॉन के मास से। हाँ या ना, यस और नो? ठीक है, मैंने सारी बातें। तो बेटा जगह की कमी है, आप इतने पॉइंट्स को लिखो, फिर आगे की स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं और उनको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर अभी तक की बातें? चलो इसको लिखो। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसके वजह से हुआ? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट मास ऑफ एटम की वजह से हुआ। इसको और अच्छे समझना चाहो तो वही फिर लिख लो यहाँ पे और एग्जांपल में कि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब इसका जो एक्सपेक्टेड मास था, इसका जो एक्सपेक्टेड मास था वो कितना था, ये होना तो चाहिए था 2u, होना तो चाहिए था 2u, बट एक्चुअल मास इसका कितना निकल के आ गया, इसका जो एक्चुअल मास निकल के आ गया वो कितना हुआ, वो हो गया 4u। कितना हो गया 4u। सिमिलरली सोडियम ले लो, इसका कितना होना चाहिए था, इसका जो एक्सपेक्टेड मास है होना चाहिए था तो 11u। कितना होना चाहिए था 11u, क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन है तो इसका एक्सपेक्टेड मास 11u होना चाहिए था, बट इसका जो एक्चुअल मास था वो कितना निकल के आया, वो कितना निकल के आया, वो आ गया 23u। वीडियो में आ रहा है, देख लो पूरा। ठीक, इन बातों को लिख लो आप, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे इन बातों को भी लिख लो आप। यहीं से उनको क्लू मिल गया। अरे हमें बस एक क्लू चाहिए, दिमाग को ऐसा बना के रखो, एक क्लू चाहिए बस। क्या चाहिए? एक क्लू चाहिए। अगर आपके पास एक क्लू है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन जीने के लिए बस एक रीजन चाहिए, लक्ष्य को पाने के लिए बस एक रीजन चाहिए, लक्ष्य मतलब टारगेट अचीव करने के लिए बस एक रीजन चाहिए। सिमिलरली कोई एक्सपेरिमेंट भी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट से सही रिजल्ट लाने के लिए बस एक क्लू चाहिए। एक क्लू मिला, खत्म, खेल खत्म बेटा। लिखो इसको। ठीक है बच्चा, ठीक है बालकों, तो पीछे वाली बातें समझ में आ गई आप लोगों को?
पीछे की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया? पीछे का सारा बात आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब देखो कुछ चीज़ देख लेते हैं, कुछ चीज़ देख लो कि वन यूनिफाइड मास किसके बराबर होता है? देखो वन यूनिफाइड मास को हम लोग 1U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? 1U से। ये बराबर किसके होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वन यूनिफाइड मास इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि 1 kg इक्वल टू कितना, 1 kg इक्वल टू कितना यूनिफाइड मास, तो आप लोग क्या बोलोगे? 1 अपॉन में 1.67 इंटू 10⁻⁻27। 1 kg में इतना यूनिफाइड मास, बोलो हाँ या ना? 1 kg में इतना यूनिफाइड मास, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो अब हम लोग निकालते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यू। इलेक्ट्रॉन का मास निकालते हैं यूनिफाइड मास यूनिट में। इलेक्ट्रॉन का मास निकालते हैं यूनिफाइड मास यूनिट में। कितना आएगा? 0.00054। ठीक है। कैसे आया सर? कैसे आया सर? तो ऐसे आया बेटा कि 1 kg में इतना यूनिफाइड मास, 1 kg में 1 अपॉन में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 यूनिफाइड मास। ठीक है। हाँ सर। इसका मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 kg में कितना हुआ? तो क्या बोलोगे आप लोग? क्या बोलोगे? सर इतने kg में होगा, इतने kg में होगा, इतने kg में होगा। 1 kg में इतना यूनिफाइड मास, 1 kg में इतना यूनिफाइड मास, तो इसमें कितना होगा? इसमें कर देंगे चुपचाप हम लोग इंटू 1 अपॉन में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। 1 केले का दाम 4 रुपए है तो 4 केले का दाम, 1 केले का दाम 4 रुपए है तो 4 केले का दाम, बोलो बोलो, पता है ना? 1 केले का दाम 4 रुपए है तो 4 केले का दाम। यूनिटरी मेथड है, 4 इंटू 4 तो 16। 1 का 4 है तो 4 का 4 इंटू 4, यानी कि 1 kg का इतना वैल्यू है तो 9.1 का कितना हो जाएगा? सर इससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात, खत्म बात। 1 केले का दाम 4 रुपए है तो 4 केले का दाम 4 इंटू 4। सिमिलरली 1 kg में इतने यू हैं तो इतने kg में कितना यू होंगे? सर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कुछ लगभग ये निकल के आएगी। आप लोग कैलकुलेट आउट कर सकते हो, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बात? ये समझ में आया बात? ये ठीक है। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन इन यू, एटॉमिक मास यूनिट में प्रोटॉन का कितना हो गया मास? इतना हो गया 1.000727 यू। अब बेटा एक बात ध्यान से समझो, एक बात ध्यान से समझो, मैंने सबका मास यू में निकाल दिया है ना? मास ऑफ न्यूट्रॉन इन यू कितना होगा? 1.000867 इंटू यू। तुमको क्या दिख रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा अधिक है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से, है ना? है ना? हाँ सर। लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या मान लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है 1U के बराबर। क्यों? क्योंकि डेसिमल के 3 डिजिट के बाद 7 है, राउंड ऑफ करने का कोई मतलब नहीं, निकलेगा नहीं, राउंड ऑफ करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो इस वैल्यू को हम लोग लगभग 1U के बराबर मान सकते हैं। सिमिलरली इस वैल्यू को भी हम लोग लगभग 1U के बराबर मान सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये पॉइंट बोल दिया कि अप्रोक्सीमेट मास ऑफ प्रोटॉन और अप्रोक्सीमेट मास ऑफ न्यूट्रॉन आपस में बराबर होते हैं 1U के बराबर। और अप्रोक्सीमेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0U। क्यों? करो राउंड ऑफ, करो राउंड ऑफ, लगभग 0 के बराबर तो आ गया, ये लगभग 0 के बराबर तो आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या आप लोग समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको हम लोग एटम के मास में कंसीडर क्यों नहीं करते? नहीं कि एटम का मास इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से नहीं होता, ये बात क्यों बोलते हैं हम लोग बार बार? क्लियर है मामला? समझ चुके हो आप लोग? इस पॉइंट्स को नोट करो, इन सभी पॉइंट्स को आप सभी नोट करो, जल्दी जल्दी इन सभी पॉइंट को नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो चलो लास्ट पॉइंट समझते हैं हम लोग और जल्दी से टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। क्या कि अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज परफॉर्म फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्या लिख दिया सर? न्यूट्रॉन बेटा, यानी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन किया गया था। क्या किया गया था? एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन किया गया था, है ना? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सॉरी
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन किया गया था। ठीक बात है, समझ में आ रहा है बात, अच्छे समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो। इन 1932 जेम्स चैडविक बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। क्या 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के थिन शीट को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया था। क्या किया था? बेरिलियम का थिन शीट लिया, उसको अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया था। ठीक है, ठीक। अगला बात क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल दैट वर इमिटेड, है ना, द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल दैट वर इमिटेड, यानी कि जब बेरिलियम के थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई तो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकला, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकले। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उनके पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। हैड स्लाइटली ग्रेटर मास देन प्रोटॉन, और ये जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल बाहर निकले उनका जो मास था, उनका जो मास था प्रोटॉन से थोड़ा सा ही सही लेकिन अधिक था, प्रोटॉन से हल्का सा ही सही लेकिन अधिक था। ठीक बात है, क्लियर बात है। अगली बात, ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन, उन्होंने इस पार्टिकल का नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन दे दिया। क्या दे दिया इस पार्टिकल का नाम? न्यूट्रॉन दे दिया। लिख लो यार, लिख लो भाई, लिख लिए, लिख लिए। यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं क्या बेटा? यहां तक की सारी बातें क्लियर है क्या? तो यहां पे बेटा हम लोग मस्त बिंदास और तड़कते भड़कते तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। न्यूट्रॉन के बारे में सारी बातें हम लोग अच्छे समझ चुके हैं। तो आशा करता हूं, आशा मतलब होप, आशा मतलब होप करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपने इसको बढ़िया से एंजॉय किया होगा, बढ़िया मूड से पढ़ा होगा, मजा आया होगा आपको। तो इसी अच्छी बात के साथ आज के इस लेक्चर को खत्म करता हूं। दिस इज योर बॉय विपुल पांडे साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।